हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सॉइल वाटर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सॉइल वाटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सॉइल का जो वाटर कंटेंट है वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए मीडियम का वर्क करता है। तो पहले ये देखेंगे कि सॉइल जो वाटर है वो किस टाइप से, आप देख सकते हैं कौन कौन से टाइप के सॉइल वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सॉइल वाटर की, यानी कि मृदा जल। ओके, देखिए मृदा जल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। मृदा जल क्या है आपका, किस प्रकार से मृदा में पाया जाता है या कहां पाया जाता है, कौन से रंध्रों में पाया जाता है, ये सारी डाउट्स, और क्यों पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, इसके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो पॉइंट पास्ट आप लेते हैं कि मृदा में जो जल पाया जाता है, मृदा में जल जो होता है सामान्य अवस्था में कहां होता है। देखिए सामान्य अवस्था में सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? सूक्ष्म रंध्रों में, सूक्ष्म रंध्रों में। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि जगह कौन सी हो गई, सूक्ष्म रंध्र यहां पे जगह हो गई। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट है कि क्यों पाया जाता है, ये मृदा में जल पाया क्यों जाता है, ये रुकता क्यों है, ये अपने स्थान पे यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पे दो बल कार्य करते हैं बलों के कारण, और बल कौन से होते हैं? आसंजन और संसंजन। आसंजन और संसंजन बल के कारण, संसंजन बल के कारण धारित होता है, कारण धारित होता है, धारित होता है। तो क्लियरली ये पता है कि मृदा में दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक आपका आसंजन लग रहा है, दूसरा संसंजन लग रहा है। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो इन बलों के साथ साथ एक गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी जगह लगता ही है, ये आपको पता है, जिसके कारण जल भूमिगत जल में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो धारण होने का कारण अगर आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाए कि धारित क्यों होता है, तो ये आप बता देंगे कि आसंजन और सहसंजन बल के कारण, और यहां पे किस रंध्रों में? सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है। ठीक है, मृदा में जो जल पाया जाता है स्पेशली अगर बात करें तो उसको तीन श्रेणियों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो मृदा जल की तीन श्रेणियां होती है। मृदा जल की मुख्य तीन श्रेणियां होती है, तीन श्रेणियां होती है, श्रेणियां। ओके, अब देखो ये तीन श्रेणियां कौन कौन सी है और ये किस प्रकार से श्रेणीकृत किया गया है, ये चीजें अपन बात करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं, पहली जो श्रेणी है उस पहली श्रेणी की बात करें तो वो होती है गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल। ठीक है, दूसरा जो जल है वो है आपका केशिकीय जल, और तीसरा जो है वो है आर्द्रताग्राही जल। ये तीन श्रेणियों के अलावा कोई भी जल का प्रकार नहीं होता है। आप सिंपली याद रखेंगे कि गुरुत्वीय जल होगा, केशिकीय जल होगा और आर्द्रताग्राही जल होगा। अब देखिए इसमें अगर बात करते हैं, ये दोनों के जल, ये दोनों प्रकार के जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पहले चीज देखेंगे पौधों को उपलब्ध नहीं, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, पौधों को उपलब्ध नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता है, नहीं होता है। देखो उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर कौन सा मिलेगा? आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो कौन सा होगा? देखिए यहां पे इसको केशिकीय लिखना है, केशिकीय जल है वही आपके उपलब्ध होने वाला जल होता है। तो यहां पे याद रख लेंगे पौधों को उपलब्ध होने वाला, पौधों को उपलब्ध होने वाला। तो पौधों को उपलब्ध होने वाला और पौधों को नहीं उपलब्ध होने वाले जल मैंने आपको बता दिए हैं,
अब देखिए यहां पे गुरुत्वीय जल क्या होता है, केशिकीय जल क्या होता है और आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, उसको डिटेल में आप देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि ये जल का जो वर्गीकरण किया गया है वो इसमें उपस्थित बल के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। मैंने आपको बताया कि इसमें आसंजन और सहसंजन बल लग रहा है जिस दाब के कारण यह धारित हो रहा है मृदा में, तो दाब के आधार पे यह वर्गीकरण दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से एक स्केल लेते हैं और उस स्केल से आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे जल जो है वो किस प्रकार से कौन से बल पे कौन सा जल धारित होता है। देखिए जल जो धारण होता है वो स्टार्ट होता है 1/3 बार, बार बोल सकते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं, ये दाब है। इसी प्रकार से यहां से लेके देखो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है धारण करना और यहां पे ये पॉइंट आता है 31 बार, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम आता है आपका 10,000 बार। तो मृदा में जो जल धारण हो रहा है वो 1/3 से लेके 10,000 बार तक धारित हो रहा है। अब देखो यहां पे ये जो जल है 1/3 से लेके 31 बल पे जो धारित हो रहा है उस जल को बोला जाता है आपका केशिकीय जल। केशिकीय जल बोला जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां से 31 से लेके 10,000 तक हो रहा है उसको बोला जाता है आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही जल। दो चीजें समझ में आ गई। अब देखो यहां पे इस 1/3 से कम दाब पे धारित होने वाला जल वो होता है आपका गुरुत्वीय जल। ये 3 श्रेणियां जल की होती है कि 1/3 से कम बल पे धारित होने वाला जल है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय क्यों बोल रहे हैं अभी अपन बात करेंगे डिटेल में, गुरुत्वीय क्यों बोला है। इसी प्रकार से केशिकीय क्यों बोला है और आर्द्रताग्राही क्यों बोला है। पहले ये चीज समझ लो कि ये धारण जो किए हुए हैं जिस बल पे धारित हो रहा है उस बल के आधार पे इनको श्रेणीकृत किया गया है। 1/3 से कम बल पे धारित होने वाला गुरुत्वीय जल, 1/3 से लेके 31 तक धारित होने वाला केशिकीय जल और 31 से 10,000 बार तक जो धारित होता है उसको बोला जाता है आपका आर्द्रताग्राही जल, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज और देखने को मिलती है कि ये केशिकीय जल जो है वो टोटल अवेलेबल नहीं होता है। केशिकीय जल टोटल अवेलेबल नहीं होता है, ये लगभग आधा ही अवेलेबल होता है, यानी 15 बार तक ही अवेलेबल होता है। तो यहां से 1/3 से लेके इस जल को बोला जाता है आपका प्राप्य जल। ये सारे मैं बताऊंगा, यहां पे आप सिर्फ को समझा रहा हूं सिर्फ आपको। देखो यहां पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का यानी बोल सकते हैं कि केशिकीय जल का लगभग आधा भाग पौधों को मिल पाता है, इसके बाद में इनकी प्राप्यता नहीं होती है। इस पॉइंट को बोला जाता है स्टूडेंट क्षेत्र क्षमता। इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है स्थायी मलानी बिंदु, स्थायी मलानी बिंदु। ओके, अब देखो क्षेत्र क्षमता एक ऐसा पॉइंट होता है, इस क्षेत्र क्षमता को अगर अपन देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जल की उपलब्धता 100% होती है। उच्चतम जल की उपलब्धता किस पे होती है, क्षेत्र क्षमता पे, और न्यूनतम यानी कि 0% उपलब्धता होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप देखेंगे। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि यहां से इससे कम बल पे जो धारित हो रहा है जल, ये गुरुत्वीय जल की बात कर रहे हैं, और ये गुरुत्वीय जल आपका वृहद रंध्रों में होता है। किसमें होता है, वृहद रंध्रों में होता है। और इससे लेके यहां तक आपका किसमें होता है, इससे लेके यहां तक का जो जल है वो किसमें होता है, सूक्ष्म रंध्रों में होता है। और यहां से लेके यहां तक का जो जल होता है वो आपके मृदा कणों पर होता है, मृदा कणों पर अधिशोषित। मृदा कणों पर आप बोल सकते हैं। और इस प्रकार से आप देखें कण, और इस प्रकार से ये जल जो होगा वो इस प्रकार से इस पे होगा, एक लेयर के रूप में होगा,
ये अपना आगे बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं, एक एक जल को आप स्टडी करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल, इस गुरुत्वीय जल की बात करता हूं तो यहां पे सिंपली आपके पास में निकल के आता है कि इस जल को और क्या क्या जल कहा जाता है। इस प्रकार के पॉइंट टू पॉइंट आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर होगा। देखो, इस जल का धारण 1/3 बार से कम दाब पर होता है, कम दाब पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, इस जल का धारण 1/3 से कम दाब पर होता है, पहली चीज हो गई। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा आप याद रखेंगे कि इस जल को स्वतंत्र जल यानी कि फ्री वाटर या ड्रेनेज जल निकास जल भी कहा जाता है। जल निकास जल कहा जाता है। अब देखो, इसको क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्र जल बोल रहे हैं। अभी बता दूंगा क्यों बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, यह सामान्यतः वृहद रंध्रों में पाया जाता है। वृहद रंध्रों में अस्थायी रूप से पाया जाता है। अस्थायी रूप से पाया जाता है। अस्थायी होगा, टेम्परेरी होगा। ठीक है, इसी के साथ बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाके भूमिगत जल में मिल जाता है। भूमिगत जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल में मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये सारे पॉइंट अगर मैं क्लियर करूं, अब आप समझिएगा इसको, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली चीज तो ये जो जल धारित होता है वो 1/3 से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे धारित हो रहा है। दूसरा, इसको नाम दिया गया है स्वतंत्र जल यानी कि फ्री वाटर, और जल निकास जल यानी कि ड्रेनेज वाटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सामान्यतः आपके वृहद रंध्रों में होता है, और वृहद रंध्रों में सामान्य अवस्था में क्या होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए। तो ये आपके इसमें पाया जाता है, और ये अस्थायी रूप से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना इस टाइप से, अस्थायी रूप से होता है। जो आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसके कारण नीचे चला जाता है और यहां पे भूमिगत जल में जाके मिल जाता है। तो भूमिगत जल का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार जल होता है। अगर सारा का सारा जल ऊपर ही रहेगा और बरसात का जो जल है वो नीचे नहीं जाएगा, तो कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। इसलिए यहां पे भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए कौन सा जल जिम्मेदार होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण जल, गुरुत्वीय जल इसको बोला जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है आपका केशिकीय। कौन सा है? केशिकीय जल। केशिकीय जल को बोल रहे हैं कैपिलरी वाटर, और यही सबसे महत्वपूर्ण जल होता है, बिकॉज यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो यही होता है। देखिए ये जल क्यों कहां होता है, यह जल गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मृदा केशिकाओं में उपस्थित होता है। केशिकाओं में पाया जाता है।
जाता है। ठीक है, पहली चीज तो क्या है कि केशिकाएं जो होती है उनमें पाया जाता है। केशिकाएं क्या होती है अभी बता दूंगा। इसके साथ ही बात कर रहे हैं तो यही जल पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करता हूं कितने बल पे धारित होता है, ये 1/3 से 31 बार तक धारित होता है, तक धारित होता है, धारित होता है। देखो अब इसको समझो, यहां पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि ये जल जो होता है वो कौन से बल के विपरीत काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के। क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो ये जल नीचे चला जाता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की तुलना में यहां पे एक और बल लग रहा है, और वो स्पेशली कौन सा लगता है, केशिकाओं में। और केशिकाओं में आपका आसंजन और सहसंजन बल ज्यादा लगते हैं, आसंजन और सहसंजन बल ज्यादा प्रभावी होते हैं, इस कारण केशिकाओं में ये उपस्थित रह जाता है। अब आप बोलेंगे केशिकाएं, देखिए इस प्रकार के अगर बात कर रहे हैं तो ये आपके कण जो होते हैं, मृदा के समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो यहां पे इस रूप में, यहां पे देखिएगा अलग अलग कलर से देखते हैं, ये जो आपकी दिख रही है इस प्रकार से, ये पतली नली नुमा जो संरचना बन रही है यहां पे इसके रंध्र अवकाशों में, ये पतली नली नुमा संरचना होती है, उसको बोला जाता है केशिका। और इस केशिका में बल जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, आसंजन और सहसंजन। मान लीजिए ये आपका एक पैन है, और इस पैन में अगर बात कर रहे हैं तो एक नली नुमा संरचना बन रही है, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो सारा का सारा पानी ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाएगा, लेकिन कुछ बूंदे उसकी सतह पे चिपक जाएगी। आपने पीपेट देखा होगा, पीपेट जो होती है उससे आप जो भी आप पानी वानी जो भी आप डाल रहे हैं तो उसमें कुछ बूंद चिपक जाती है, तो वो चिपकी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक बल काम कर रहा है और बल उसको खींचे रख रहा है। तो यहां पे ये बल आसंजन और सहसंजन केशिकाओं में अधिक प्रभावी होता है। जो केशिकाएं होती है ये पतली नली नुमा जो संरचना होती है, इसमें केसी के बल भी लगता है, जिसके कारण ये जल यहां पे भरा हुआ रह जाता है। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं पौधों को सुगमता से, पौधों को जो मिलेगा यही जल मिलेगा, और ये आपका इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक धारित होता है। ये किस प्रेशर तक धारित होता है, 1/3 से लेके 31 तक धारित होता है। वो अलग बात है कि ये सारा का सारा अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसका रीजन भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट जो जल होता है डियर वो होता है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही, अच्छा एक नाम इसके स्पष्ट हो रहे हैं आपको। पहले अपने गुरुत्वीय जल क्यों बोला, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जा रहा था। दूसरा आपको केशिकीय जल क्यों बोला, क्योंकि केशिकाओं में पाया जा रहा था, और केशिका क्या है, पतली नली नुमा संरचना है। और इसी प्रकार से आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाष्प रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखो पहली चीज देखते हैं कि ये जल पाया कहां जाता है। पहली चीज देखते हैं, यह जल मृदा कणों पर पतली परत के रूप में, परत के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यह कंफ्यूजन दूर हो गया कि कहां पाया जाता है, कि मृदा के जो कण है उसके ऊपर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, एक झल्ली के रूप में पाया जाता है। और ये याद रखना कि यह जल वाष्प रूप में होता है, वाष्प रूप में होता है, वाष्प रूप में पाया जाता है, वाष्प रूप में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए वाष्प में होगा तो वाष्प कभी भी पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जो आपके अधिपादप होते हैं, एपीफाइट होते हैं, वही ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी पादप जल को वाष्प के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह जल अच्छा वाष्प रूप में रहता है, इसलिए यह जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, यह जल पौधों को उपलब्ध
नहीं होता, नहीं होता। ओके, तीसरी चीज बात कर रहे हैं कि यह जल जो होता है वो 31 से लेके 10,000 बार पर धारित होता है, पर धारित होता है, धारित होता है। देखिए यहां पे इस प्रकार से समझेंगे कि ये आपका मृदा का एक कण है, या बोल सकते हैं मृदा का एक समुच्चय है। और इस समुच्चय की अगर बात करते हैं उसमें कई सारे कण होते हैं। तो एक कण को आपने जूम किया है और यहां पे आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको ये एक पतली झिल्ली होगी, पतली झिल्ली होगी जिसके रूप में यहां पे जल पाया जा रहा है। अब मैंने बताया कि कौन सा जल कहां पाया जा रहा है। गुरुत्वीय जल पाया जाता है वृहद रंध्रों में, केशिकीय जल पाया जाता है सूक्ष्म केशिकाओं में, और यहां पे आर्द्रताग्राही जल पाया जाता है मृदा के कणों पर परत के रूप में, एक पतली झिल्ली के रूप में। ठीक है, अब ये जो झिल्ली होती है वो इस कण से काफी टाइटली चिपकी होती है। देख सकते हैं कि ये प्रेशर यहां पे बहुत ज्यादा है, दबाव क्या है, बहुत ज्यादा है। तो दबाव अधिक होने की वजह से ये इस कण को नहीं छोड़ सकता, और कण को नहीं छोड़ेगा तो पौधे को मिलेगा कैसे। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वाष्प रूप में है। अगर ये लिक्विड होता है तो कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ठीक है, तो ये दृढ़ता से चिपका हुआ होता है, मृदा को बहुत टाइटली अटैच करके रखता है। इस प्रकार से ये पाया जाता है। इसको हटाने के लिए यहां पे देखिए इसके कि पौधे की जड़ें अगर प्रयास भी करें तो भी इसको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि यह इतना अधिक टाइटली चिपका होता है कि इसको यहां से हटाने के लिए या मृदा के कणों को इस जल से मुक्त करने के लिए उसको ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करना पड़ता है। 105 डिग्री तापमान पे इसको गर्म करेंगे तब जाके इसको छोड़ेगा। और जैसे ही आप टेम्परेचर वापस से डाउन करेंगे, वापस आपके मृदा के जो कण है वो इसको ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो जल है वो पौधे को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता। ये इतना इससे प्यार करता है, इतनी इससे मोहब्बत करता है कि इसको छोड़ नहीं सकता। इसको छोड़ने के लिए आपको इसमें टेम्परेचर शॉक देना पड़ेगा, तब जाके छोड़ेगा। तो ये इतना टाइटली चिपका होने की वजह से पौधे इसको ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा, उसको बोल रहे हैं प्राप्य जल। प्राप्य जल, प्राप्य जल किसको बोला जा सकता है? ये आपका एक बायोलॉजिकल मॉडल बोल सकते हैं आप इसको, जैविक रूप से देख रहे हैं। देखो प्राप्य जल बोला जा रहा है यहां पे जो आपका 1/3 से लेके 15 बार वाले पार्ट को। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1/3 से लेके 15 तक को ही बोल रहे हैं प्राप्य जल। तो यहां पे एक चीज लिखेंगे, केशिकीय जल की वह मात्रा, केशिकीय जल की वह मात्रा जो पौधों को उपलब्ध होता है, जो पौधों को आसानी से, कैसे, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। तो देखो यहां पे उपलब्ध हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्राप्य जल बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्षेत्र क्षमता और PWP, इसको बोल सकते हैं कि ये जो जल प्राप्त होता है, यहां पे आप सिंपली लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं, यह जल क्षेत्र क्षमता, अभी देखेंगे क्षेत्र क्षमता क्या होती है, क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी मलानी बिंदु के बीच का होता है, स्थायी मलानी बिंदु के बीच। देखो यहां पे बात कर रहे हैं, आप सिंपली देख रहे हैं कि जल जो है इस प्रकार से धारित हो रहा है। आपने देखा कि 1/3 से 31 वाला जो मामला है उसको आप यहां पे जूम करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि जल आपको केवल
इस तक ही मिल रहा है, तो इसको यहां से लेके यहां तक तो क्या बोल दिया आपने, प्राप्य जल बोल दिया, प्राप्य जल बोल दिया। और प्राप्य क्यों बोला, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो रहा है, इतना ही प्रेशर पौधे अफोर्ड कर सकते हैं, इतना ही प्रेशर पौधे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो आपने क्या बोला, फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र क्षमता, और इसको बोला आपने PWP यानी कि स्थायी म्लानी बिंदु। ठीक है, तो अब यहां पे ये समझ में आ गया कि ये पॉइंट से लेके यहां पे पॉइंट तक ही जल उपलब्ध होता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्राप्य जल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्षेत्र क्षमता। आपका क्या है, क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसको बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी। देखो शॉर्ट में इसको एफसी के नाम से भी जाना जाता है, लिखा जाता है। अब देखिए यहां पे बात कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग है तो 1/3 पर धारित होने वाला, 1/3 पर धारित होने वाले जल को, धारित होने वाले जल को, होने वाले जल को आप क्या बोल रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं। इसको आप 1/3 भी बोल सकते हैं और इसको 0.33 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे सिंपली आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करें, यहां पे जल की उपलब्धता की अगर बात करते हैं तो जल की उपलब्धता सर्वोत्तम होती है, जल की उपलब्धता, उपलब्धता कितनी होती है, बराबर 100%। यही पॉइंट पूछा जाता है कि जल की उपलब्धता 100% कहां होती है, तो आप आंसर करेंगे कि जल की उपलब्धता सबसे ज्यादा फील्ड कैपेसिटी पे होती है। यह अवस्था कब आती है, जब आपने सिंचाई दी है, सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद यह अवस्था आती है। देखो सिंचाई जो आप देख रहे हैं, सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद में आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक सिचुएशन मिलेगी, क्या देखेंगे आप कि वृहद रंध्र, क्योंकि आप जब सिंचाई देंगे तब तो वृहद रंध्र में क्या होगा, जल, और आपके सूक्ष्म में भी क्या होगा, जल। लेकिन आप 48 से उसके बाद में देखेंगे तो इन वृहद रंध्रों में वायु भरी होगी और सूक्ष्म रंध्रों में क्या होगा, जल। तो इसी अवस्था पर पौधे सर्वोत्तम जल को ग्रहण करते हैं। आपका गुरुत्वाकर्षण बल आप गुरुत्वीय जल देखते हैं कि जो आपको सरफेस पे जब आप इरिगेशन देते हैं तो मृदा की सतह पे जो ऊपर भरा हुआ जल दिखता है, जलाक्रांत कंडीशन जो करता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वीय जल होता है। ज्यादा पानी मिलने पर भी, यानी इनमें अगर रंध्र में पानी भर जाएगा तो भी पौधे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वृहद रंध्रों में वायु होनी चाहिए और सूक्ष्म रंध्रों में जल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि ये फील्ड कैपेसिटी अवस्था है वो 48 से 72 घंटे बाद में आती है और इस पॉइंट पे जल की उपलब्धता 100% होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट जो है डियर वो है स्थायी मलानी बिंदु, स्थायी मलानी बिंदु। देखो पहली चीज तो ये देखिएगा कि स्थायी मलानी बिंदु को कई सारी बुक्स में अस्थायी रखा जाता है, लेकिन याद रखिएगा आपको इंग्लिश को प्रेफर करना है, ये PWP होता है, ये आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसको हिंदी में भी आपका स्थायी ही बोला जाएगा। इसको अस्थायी बोल रहे हैं लेकिन वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो बात करते हैं, ये होता है, ये अवस्था आती है 15 बार पर। ये कब आती है, 15 बार पे। आपने अभी देखा इस प्रकार से कि यहां पे 100% जल मिल रहा है, किस पे, एफसी पे, और यहां पे जल मिलना खत्म हो जाता है। इस पे उपलब्धता अगर देखें तो 0% होगी। तो ये अवस्था जब आप देख रहे हैं सिंचाई पे ये अवस्था आ रही है, 48 से 72 घंटे बाद में ये अवस्था आई है, इसके बाद में लगातार पौधे पानी जल को ग्रहण करते रहते हैं और ये अवस्था आ जाती है। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पे जल मिलना पौधे को बंद हो जाता है और पौधा हल्की मुरझान दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता यहां पे 0% होती है और इस अवस्था पर पौधे
इस अवस्था पर पौधे मुरझाने लगते हैं। अवस्था पर पौधे जल के अभाव में मुरझा जाते हैं। मुरझा जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी मलानी बिंदु। इसका जैसे ही आप ये अवस्था आई तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये 10,000 तक है, ये अवस्था आ रही है तो यहां पे पौधे मुरझाना स्टार्ट कर देंगे। ये अवस्था अगर लगातार 2-3 दिन बनी रही तो पौधे मुरझा जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। मुरझा जाएंगे, मरेंगे नहीं। जैसे ही सिंचाई दी वापस से कौन सी अवस्था आ जाएगी? क्षेत्र क्षमता। तो इसलिए इसको अस्थायी बोला जा सकता है, लेकिन यहां पे इसको लिखा जाएगा PWP यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये सिचुएशन अगर लगातार बनी रही और यहां पे 60 तक चला गया, ये आंकड़ा 60 बार तक चला गया, तो फिर आपका आखिरी मलानी बिंदु आ जाता है। यहां पे कौन सा आ जाता है? आखिरी मिलानी बिंदु, आखिरी मलानी बिंदु। और इसको बोला जाता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। इस पे जाने के बाद में पौधा सूख जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, इस अवस्था में सिंचाई देने पर पौधे वापस से हरे भरे हो सकते हैं। इस अवस्था पे अगर आप सिंचाई दे रहे हैं ना तो वापस से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या हो रहा है? देखो, यहां पे आपकी न्यूनतम जल की उपलब्धता थी, न्यूनतम जल की यानी 0% जल मिल रहा है, और यहां पे कमी के लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। और यहां पे आप बात करें तो अगर सबसे पहले अगर ये सिचुएशन देखी जाती है तो सूरजमुखी में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? सूरजमुखी। तो सूरजमुखी को आपका क्या कहा जाता है? इसका सूचक माना जाता है। क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। याद रखिएगा कि PWP का सूचक क्या होता है? सूरजमुखी का पौधा। और इसकी खोज की बात करें, आपके जो ब्रिग और संटज, इन्होंने मिलकर इसकी खोज की थी और उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि प्राप्य जल क्या होता है, कौन से उस पे मिल रहा है और कौन से पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो सिंपली आपको याद रखना है कि जल की जो गति है वो किस प्रकार से होती है। देखो, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जल की गतियां। जल की मृदा में गतियां यानी कि वाटर मूवमेंट इन सोइल। लास्ट पॉइंट है। देखो, मृदा प्रोफाइल को आपने अच्छे से देख रखा है। इस प्रकार से आप वर्टिकल सेक्शन लेते हैं और उसमें आपको इस प्रकार की कई सारी हॉरिजॉन्टल परतें दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप बात कर रहे हैं तो मृदा के कई सारे यहां पे कण है। ये क्या है? कई सारे कण हैं, और इन कणों की बात कर रहे हैं। यहां पे बीच में आपको रंध्रावकाश भी दिख रहे हैं, और रंध्रावकाश में आपका क्या भरा होगा? वायु और जल। बड़े में क्या होगा? वायु होगा, छोटे में क्या होगा? जल होगा। देखिए, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपने जल दिया है और जल को आप किस प्रकार से दिखाएंगे। देखो, यहां पे या तो वर्षा का जल हो सकता है या फिर बारिश का सिंचाई का जल हो सकता है। या तो किसका होगा? सिंचाई का जल होगा या फिर बारिश का जल होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि मृदा में 2 प्रकार के रंध्र होते हैं। यहां पे पॉइंट लिखेंगे, मृदा में 2 प्रकार के रंध्र होते हैं। एक आपके कौन से होते हैं डियर? वृहद होते हैं। ओके, देखो, वृहद होते हैं और दूसरे होते हैं सूक्ष्म। ठीक है, अब एक ऐसी अवस्था होती है जब आपके सूक्ष्म और वृहद रंध्र क्या होते हैं? खाली। वृहद रंध्र और सूक्ष्म रंध्र दोनों में जल नहीं है, हालांकि इसमें वायु तो रहेगी, लेकिन यहां पे ये दोनों क्या है? खाली। तो खाली होने को बोला जाता है असंतृप्त।
क्या बोलते हैं इसको? असंतृप्त अवस्था बोलते हैं। एक चीज देख लिया, अगर इन दोनों में ही क्या भर जाए, जल भर जाए, तो इसको बोलते हैं आपका संतृप्त। क्या बोलते हैं डियर इसको? इसको बोल रहे हैं आप संतृप्त। ठीक है, अब देखो, तो यहां मान लीजिएगा कौन सी कंडीशन है? असंतृप्त है, यानी कि यहां पे किसी भी प्रकार का कोई जल का मॉलिक्यूल, जल का अणु नहीं है। तो जब जल का अणु नहीं है, उस सिचुएशन में अगर बात की जाए, तो यहां आप सिंचाई दे रहे हैं या वर्षा का जल है, तो यहां जल क्या करेगा? इसमें प्रवेश करेगा। देखो, ये जल का प्रवेश होना स्टार्ट हो गया है। ये क्या हो गया? जल का प्रवेश होना स्टार्ट हो गए। तो कंडीशन कौन सी थी आपकी? असंतृप्त। कंडीशन कौन सी हो गई? असंतृप्त। इसके बाद में क्या होगा? यहां पे कंप्लीट जो आपके रंध्र है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वृहद हो, एक बार पूरे के पूरे किससे भरेंगे? जल से भरेंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं कि सूक्ष्म में डायरेक्ट जल आ जाएगा और उसमें वायु आ जाएगी। सभी में वायु होती है, और जैसे ही जल आता है तो एक बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि वृहद में भी रंध्र, वृहद रंध्र है उसमें भी जल होगा, सूक्ष्म है उसमें भी जल होगा। तो यहां पे पहली कंडीशन कौन सी है? असंतृप्त। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। असंतृप्त अवस्था में, देखिए हिंदी के थोड़ा सा वर्ड टिपिकल होते हैं, इनको लिख पाना। तो यहां पे बात कर रहे हैं असंतृप्त अवस्था। कौन सी है? असंतृप्त अवस्था। और असंतृप्त अवस्था में जल का प्रथम प्रवेश, में जल का प्रथम प्रवेश, प्रथम प्रवेश, इसको बोला जाता है, याद रखना, अंतःस्पंदन। अंतःस्पंदन, अंतःस्पंदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन। याद रखिएगा, इनफिल्ट्रेशन किसको बोला जाता है? असंतृप्त अवस्था में। और असंतृप्त अवस्था क्या है? दोनों के दोनों रंध्र खाली है, इसमें जल नहीं था, और जब जल नहीं होता तो क्या होता है? वायु होता है। तो इस अवस्था में क्या हुआ? जल ने प्रवेश किया, प्रथम प्रवेश किया। फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इन द अनसैचुरेटेड कंडीशन इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। क्लियर? दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा? देखो, यहां पे ये अवस्था क्या आ गई है? अब संतृप्त आ गई है। इस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो अब ये अवस्था बदल गई है, और ये कौन सी हो गई है? संतृप्त, यानी कि सारे के सारे रंध्र किससे भर गए हैं? जल के। तो संतृप्त अवस्था में ये जल नीचे की ओर गमन करेगा। देखो, संतृप्त अवस्था में क्या होगा? ये जल नीचे की ओर गमन करेगा। इसको बोलते हैं संतृप्त अवस्था में जल का, यहां पे लिख लेंगे संतृप्त अवस्था में, संतृप्त अवस्था में जल का नीचे की ओर गमन, नीचे की ओर गमन, और इसको बोला जाता है डियर, क्या बोला जाता है इसको? मोस्ट पॉपुलरली याद रखना है, अंतःस्त्रवण। थोड़ा सा डिफरेंस है अंतःस्त्रवण में, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है परकोलेशन। देखिए, यहां पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि इनफिल्ट्रेशन किसको बोल रहे हैं। यहां पे मैं वापस बता दूंगा, इनफिल्ट्रेशन आपका फर्स्ट एंट्री हो रही है, उसको इनफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, अंतःस्पंदन बोल रहे हैं। और यहां पे संतृप्त अवस्था आने के बाद में ये नीचे की ओर गमन करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? परकोलेशन। अब देखो, यहां पे एक चीज हो रही है कि जल ऊपर से नीचे की ओर गमन कर रहा है। ये जल ऊपर से नीचे की ओर गमन कर रहा है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर गमन करता हुआ जल अपने साथ में यहां के जो घुलनशील लवण है, पोषक तत्व है, इनको घोलकर नीचे की तरफ ले आता है। ठीक है, तो पोषक तत्व जो है उसको नीचे की ओर ले जा रहा है, इसलिए इसके लिए एक शब्द यूज लिया जाता है, निक्षालन। कौन सा लिया जाता है? निक्षालन, जिसमें यहां से पोषक तत्व ग्रहण करके नीचे की ओर जा रहे हैं, और ये जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाता है, जो किसी भी काम के नहीं रहते हैं।
ओके, तो यहां पे देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन। अंतःस्तरवण जल, ये अंतःस्तरित होता हुआ जल अपने साथ में पोषक तत्वों को जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाता है, उसको बोलते हैं निक्षालन। ठीक है, चलो अब देखिए यहां तक कोई सिचुएशन नहीं थी, एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि मान लीजिए मृदा में यहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई और कोई मिनरल, कोई कठोर परत यहां पे बन गई। ये जो जल है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, वो अब नीचे नहीं आ सकता, ये यहां तक तो आ चुका है लेकिन यहां से आके रुक गया है, तो वापस यू टर्न तो लेगा नहीं, क्योंकि चालान हो जाएगा ना, आप पता है यू टर्न अलाउ नहीं है। तो यहां से ये यहां तक तो आता रहेगा और ये इस प्रकार से पार्श्वीय गमन करेगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो करता है पार्श्वीय गमन कहलाता है आपका सीपेज। क्या बोलते हैं इसको? सीपेज बोलते हैं, या बोला जाता है इसको रिसाव। क्या बोलते हैं? रिसाव बोला जाता है। सीपेज इंग्लिश का वर्ड है, इसको बोल रहे हैं आप सीपेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, यहां तक तो जल गति कर रहा था लेकिन नीचे नहीं जा पा रहा है क्योंकि हार्ड पान आ गई, कोई कठोर परत आ गई, तो इस प्रकार से ये पतली गली से निकल जाएगा, इसको बोलते हैं सीपेज। इस सिचुएशन में तो यहां पे जल लगातार प्रवेश कर रहा था, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जल इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब नहीं कर पाने का रीजन ये हो सकता है या तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो रंध्र थे वो भर चुके हैं, या फिर यहाँ पे कठोर परत है, या जो रंध्र है उनकी साइज कम है और जो बरस रहा है पानी उसकी ज्यादा अमाउंट यहां पे रिसीव हो रही है, तो जल यहां से ही बह के कहां चला जाएगा? बाहर की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार से बाहर कर चलना, बहकर चला जाना, बहकर जाना, इसको बोलते हैं रन ऑफ। तो ये सारे गमन मैंने बता दिए हैं, एक बार वापस से बता देता हूं। सबसे पहला है आपका अंतःस्पंदन। अंतःस्पंदन, देखिए अंतःस्पंदन, दूसरा है आपका अंतःस्तरवण, अंतःस्तरवण, तीसरा है आपका निक्षालन, ओके, और सीपेज यानी कि रिसाव, और लास्ट है बहकर जाना, बहकर जाना, कर जाना। देखो साथ ही इंग्लिश में भी देख लो इनको। पहली चीज है अंतःस्पंदन, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं परकोलेशन। क्या बोलते हैं? परकोलेशन। इसको बोलते हैं आप लीचिंग, इसको क्या बोल रहे हैं? सीपेज, और इसको बोलते हैं रन ऑफ। देखो यहां पे बात कर रहे हैं फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जो एंट्री हो रही है, फर्स्ट एंट्री हो रही है अनसैचुरेटेड कंडीशन में, उस सिचुएशन को बोल रहे हैं आप अंतःस्पंदन। यहां पे सैचुरेटेड कंडीशन में जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं परकोलेशन, और यहां पे पोषक तत्वों की हानि होना या पोषक तत्वों का जड़ क्षेत्र से नीचे जाना किसको बोलते हैं? निक्षालन। और इसी प्रकार से सीपेज बोलते हैं आपका पार्श्वीय गमन, ये नहरी क्षेत्रों में अधिक होता है, नहरी क्षेत्रों में अधिक, क्षेत्रों में अधिक। और राजस्थान में इस समस्या को जो बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर से क्षेत्रफल है, इंदिरा गांधी नहर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां पे अगर इस सिचुएशन को देखेंगे तो आपका सेम के नाम से जाना जाता है, सेम के नाम से जानता है इस समस्या को। और इसी प्रकार से बात कर रहे हैं रन ऑफ, तो इसमें बहकर पानी चला जाता है नदियों में, किसमें चला जाता है? नदियों में चला जाता है, और नदियों से समुद्र में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपने जो मृदा जल है उसके प्रकार डिस्कस किए, साथ ही आपने जो मृदा का जल है वो किस प्रकार से मृदा में गति करता है, और ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी। अब देखिए जल जो है मृदा में कितना जल है, ये टेंसियोमीटर से आप देख सकते हैं, टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर के द्वारा आप मृदा को मृदा जल है उसको माप सकते हैं खेत में। इसके अलावा और कई सारी विधियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे की और मृदा विज्ञान की बातें करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।